हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो इंडिया की फॉर एग्जांपल किसी को याद भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा कि जनाब मेरा ख्याल है कि रॉ का चीफ कौन है, या वो जब लगता है तो वो कोई खबर भी नहीं होती, सिंगल कॉलम भी कोई खबर नहीं आती है। दो तीन चीज़ें, एक तो ये भुट्टो साहब का क्रेडिट है, ये हो ही नहीं सकता कोई भी DGISI लगे वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो। फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा। पहली बात तो ये है कि वो जनरल फैज जो हैं ही मे बी डाउन जो है, मगर जो ये तस्वुर किया जा रहा है उनको खुदा ना खास्ता वो नहीं किया गया, ही इज़ नॉट आउट। यहाँ पे फौज के लोगों को, आम लोगों को निज़ाम समझा दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइज पोस्टिंग होती है वो CGS की होती है, उसके बाद 10 कोर होता है, फिर उसके बाद 1-2 कोर्स होती हैं, ये स्ट्राइक कोर्स हैं पाकिस्तान की, और उसके बाद इख्तियारात और टॉर शॉर के लिए लाहौर कराची के कोर कमांडर्स होते हैं। मगर रिसेंटली बिकॉज अफगानिस्तान पेशावर बहुत ही अहम पोस्ट बन गई है, क्योंकि वो पहले भी काबुल के साथ यही गए थे वहाँ पे, और काबुल के अफगानिस्तान की डीलिंग जो है पेशावर कोर की अहमियत बहुत बढ़ गई है। दूसरा ये है कि याद रहे कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है, और वो अभी भी रेस में हैं। हम ये नहीं करना चाहते किसी में कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बिल्कुल नहीं है, पर इज़ वेरी मच इन द रेस, चौथे नंबर पे हैं सीनियरिटी में शायद। तो वो ये भी जो है ना लोग सोच लिया करें कि ये किसी को इस तरीके से पर्सनल बिल्कुल कि जस्ट बिकॉज वो पोस्टिंग हो गई है तो एक बिल्कुल वो है। मगर मेरा ख्याल उसकी एक वजह तो ये है कि ये क्योंकि ISI की पोस्ट जो है इनका माजी यही रहा है कि यहाँ पे अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा इतना ज़्यादा रोल रहा हुआ है कि उसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होती है, कंट्रोवर्शियल भी होती है, और माजी में भी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ भी होती रही हैं। कम ही कोई कद्दू का याद होगा कोई ISI चीफ जो कि कंट्रोवर्सी से बचा हुआ। तो इंडिया की फॉर एग्जांपल किसी को याद भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा कि जनाब मेरा ख्याल है कि रॉ का चीफ कौन है, या वो जब लगता है तो वो कोई खबर भी नहीं होती, सिंगल कॉलम भी कोई खबर नहीं आती है। तो ये उम्मीद ये की जाती है कि इसका पॉलिटिकल रोल इस ओहदे का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस के हद तक जो है नदीम अंजुम के दौर में कम होगा। जैसा कि हमने देखा ISPR का रोल जो है माजी के मुकाबले में उन्होंने मॉडरेशन अपनी की है, तो ये फौज के अदारे के लिए भी ठीक नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल रोल हों और ये बहुत ज़्यादा पब्लिकली इसकी किसी किस्म की भी जो मनफी किस्म की इसके ऊपर जो है ना तबसरे किए जाएं। तबसरे तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा ये ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके जी, क्लास साहब आमिर साहब ने बड़ा एक कंप्रीहेंसिव और बड़ा ये एक लफ्ज यूज करते होते हैं कि मैयर, मुझे क्यों मैं इसको अदा नहीं कर सकता, मैं अपॉलॉजीज, मुझे ज़बान पे नहीं चढ़ता ये लफ्ज, चले मैं तो देहाती आदमी यूं कह लें। इसी तरह का इन्होंने ना वो तबसरा किया है, बिल्कुल नफ़ातुल्लाह, एक लफ्ज इधर उधर नहीं हो सकता, मतलब पकड़ा नहीं जा सकता, की तकरीम का नाम वही कह रहा हूँ, कहीं से पकड़े नहीं जा सकते। आमिर साहब सेफ प्ले करते हैं, सेफ प्ले बड़ा जी माशाल्लाह, जब से 50 क्रॉस किया ना समझदार हो गए, मैंने अभी होना है समझदार। खैर कमिंग टू द पॉइंट, दो चार चीजें सर इसमें मतलब इन्होंने ऐसे शो कर दिया कि सारा कसूर जो है ना वो हम मीडिया का भी है, सियासतदानों का भी है, सबका है, क्योंकि हम इनको पोलिटिसाइज कर देते हैं, इन पे तबसरे कर देते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है। एक चीज तो ये क्रेडिट दें जो हमने कहा है कि मैंने कहा है कि उनकी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती है, थोड़ा हल्का सा नहीं मैं इन्होंने ओवर नहीं होना, मतलब आम आदमी को नहीं समझ आई होगी, मैं वो ये कर, अगर मुझे नहीं आई तो आम आदमी शायद में भी उन्होंने बेहतर समझाओ। दो तीन चीज़ें, एक तो ये भुट्टो साहब का क्रेडिट है, ये हो ही नहीं सकता कोई भी DGISI लगे वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो। तो जो जनरल बाजवा ने नाम दी उन्हीं में से फिर फाइनल एक सिलेक्शन हुई। अच्छा। और ये भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आमतौर पे जो ISI चीफ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो PM हाउस से होती है, वहाँ से ऐलान होता है, वो अपॉइंटमेंट करते हैं कि ये फिर उसके बाद ISPR अनाउंस करता है। ठीक है, मगर ये होती प्राइम मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट है, GHQ की अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि GHQ की जो अपॉइंटमेंट्स हैं 3 कोर कमांडर्स की जो शिफ्ट हुए और 3 नए आए हैं, क्वेटा, पेशावर एंड कराची, उनकी तो अनाउंसमेंट हो गई, ऐसे ही है ना। मगर DGISI की अनाउंसमेंट जो है कुछ अरसे के बाद ISPR ने की है।
एक उसी वक्त ISPR ने DG ISI की नए की अपॉइंटमेंट नहीं की, नहीं पहले वो खबर आ गई थी, फिर कुछ अरसे के बाद आई, थोड़ा वक्फा आया। हाँ, मगर उस वक्फे में आम तौर पे तो ये है कि PM हाउस से आनी चाहिए थी खबर, मगर PM हाउस से नहीं आई, ISPR से आ गई। मरियम नवाज की आज दोबारा पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने आज बड़ी ही धुआंधार जो उन्होंने तकरीर की और उन्होंने सबका सर मांग लिए। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का सर मांग लिया, उन्होंने नासिर खोसा साहब का सर मांग लिया, उन्होंने साकिब निसार चीफ जस्टिस का सर मांग लिया, फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो JIT बनी थी उसका भी ब्रिगेडियर साहब थे रिटायर्ड, वो भी वही सब कुछ करते रहे और बड़ी सख्त बातें। और ये जिस तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त अभी अपॉइंट नहीं हुए थे फैज़ हमीद एज कोर कमांडर की अनाउंसमेंट भी हुई थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसे इनको नया ओहदा मिला तो ये भी एक बड़ी बेइज्जती की बात है। क्या कहा, लेट्स हैव अ क्विक हियर ऑन दैट। फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज़ साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे खिलाफ दरखास्त गुजार बने। इदारा मुल्क का इदारा है, इदारा पाकिस्तान का इदारा है, वो किसी फर्दे वाहिद का इदारा नहीं है। वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है। जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है तो वो इदारे के वकार में इजाफा करता है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क की ताकत है, लेकिन उस ताकत को जब कोई फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है तो आज कहाँ है वो JIT जिसको एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता था? मैं आपके सामने विटनेस हूँ। जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए। सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड ISI का, और पीछे से जनरल फैज़ साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज़ हमीद। तो मुझे इन बातों का जवाब चाहिए कि जब ये इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद साहब पर लगे, वो DGC थे, कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें और जनरल फैज़ हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें। तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है।